नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और वक्त हो चला है सुपरफास्ट 100 का। एलनाबाद उपचुनाव में नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल और इनेलो उम्मीदवार अभय चौटाला नामांकन दाखिल कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के दौरे पर गुजरात जाएंगे। इस दौरान वे गांधीनगर जिले के एक गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन सहित यहां के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवरात्रि के मौके पर एक मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए भी जाएंगे। इस बात की जानकारी अधिकारियों की ओर से दी गई। अधिकारियों की ओर से जारी कार्यक्रम के मुताबिक अमित शाह यहां पहुंचने के बाद दोपहर में गांधीनगर रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे और स्टेशन के परिसर में स्थित चाय की दुकानों को महिलाओं स्वयं सहायता समूहों की ओर से बनाए गए मिट्टी के कुल्हड़ों का वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। एलनाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने वीरवार को नामांकन किया था। इस दौरान उनके साथ बीजेपी नेता सुभाष बराला और खेल मंत्री संदीप सिंह मौजूद रहे। उपचुनाव में टिकट देने पर बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने बीजेपी हाईकमान का आभार जताया। उन्होंने कहा कि वे समाज सेवी कार्यों को सरकार से जुड़कर जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि सिरसा जिले की जनता कांडा परिवार पर भरोसा है और वे सबके सुख दुख में काम आते हैं। इस मौके पर बीजेपी नेता सुभाष बराला ने कहा कि एलनाबाद में बीजेपी प्रत्याशी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। नामांकन भरने से पहले बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा श्री बाबा तारा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। बाबा के दर्शन के बाद गोविंद कांडा अपने काफिले के साथ नामांकन भरने निकले थे। बता दें कि एलनाबाद उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने गोविंद कांडा पर भरोसा जताया है और एलनाबाद सीट से गोविंद कांडा को चुनावी मैदान में उतारा है। एलनाबाद उपचुनाव के लिए नामांकन भरने के बाद गोविंद कांडा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने जीत के दावेदारी पेश करते हुए कहा कि एलनाबाद में कमल जरूर खिलेगा। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा की जीत का दावा भी किया। ओपी धनखड़ ने कहा कि हल्के की जनता सरकार में अपनी भागीदारी चाहती है, इसलिए बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा को एलनाबाद क्षेत्र से विधायक बनाकर जनता में भेजेगी। धनखड़ ने कहा कि एलनाबाद की कुछ बुनियादी समस्याएं हैं जिनका समाधान बीजेपी सरकार करवा सकती है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि बीजेपी जेजेपी के साझा उम्मीदवार गोविंद कांडा इस चुनाव में जरूर जीत हासिल करेंगे। नामांकन के दौरान गोविंद कांडा के साथ पहुंची सांसद सुनीता दुग्गल ने भी हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की। इस दौरान सुनीता दुग्गल ने कहा कि सर्वसम्मति से गोविंद कांडा के नाम पर मोहर लगाई गई है। गोविंद की जीत तय है। एलनाबाद में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी की तरफ से गोविंद कांडा ने नामांकन दाखिल किया, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर गोविंद कांडा को बधाई दी। सीएम ने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी से विजय संकल्प का आशीर्वाद लेकर एलनाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा ने अपना नामांकन दाखिल किया है। गौरतलब है कि एलनाबाद सीट पर 30 अक्टूबर को मतदान होना है। इसके बाद मतों की गणना 2 नवंबर को होगी।
ऐलनाबाद उपचुनाव में कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने पवन बेनीवाल को उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। बेनीवाल कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। पीएम ने वीरवार को देश भर के कई ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। कैथल में भी ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री कमलेश ठांडा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कमलेश ठांडा ने कहा कि जिला को ऑक्सीजन प्लांट मिलना हमारे लिए खुशी की बात है। कमलेश ठांडा ने कहा कि अब जिले में किसी प्रकार से ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी, इससे मरीजों को फायदा होगा। फरीदाबाद में भी ऑक्सीजन का एक प्लांट लगाया गया है, जिसका शुभारंभ पीएम ने वर्चुअल तरीके से किया। इस दौरान यहां बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा, विधायक राजेश नागर समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि पीएम केयर्स फंड से बने ऑक्सीजन प्लांट में 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन बनाई जा सकेगी, जिससे लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा। नवरात्रि का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीरवार को देशवासियों को नवरात्रि की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ये नवरात्रि सबके जीवन में शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। नवरात्रि के मौके पर वीरवार को पंचकुला स्थित श्री माता मनसा देवी मंदिर में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माता मनसा देवी के चरणों में शीश नवाकर मनोकामना मांगी और पूजा अर्चना की। नवरात्रों में पिछली बार मंदिरों में कोरोना के कारण काफी कम भीड़ देखने को मिली थी, लेकिन अब की बार कोरोना कम होने के चलते मंदिरों में पहले नवरात्रि से ही माता के भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। माता के भक्तों में अब की बार काफी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही लोग मंदिरों में आना शुरू हो गए हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से कोरोना की गाइडलाइन का ख्याल रखा गया है, लेकिन भक्त सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन को फॉलो करते नजर नहीं आए। गोहाना में नवरात्रि शुरू होते ही फलों के दामों में भी 20 से 30% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नवरात्रि में मांग बढ़ने के साथ ही आने वाले दिनों में भी फलों के दाम और बढ़ सकते हैं। महंगाई के चलते श्रद्धालु भी पहले से कम खरीदारी कर रहे हैं। 2-3 किलो फल लेने वाला श्रद्धालु आधा किलो या 1 किलो फल खरीदकर अपना काम चला रहा है। वहीं दुकानदारों ने कहा कि नवरात्रि की शुरुआत होते ही फलों के भाव बढ़ने से उनकी दुकानदारी पर असर पड़ रहा है। मंडी में खरीदारी करने आए श्रद्धालु का कहना है कि मजबूरी में फल खरीदना पड़ता है, जिसका फायदा दुकानदार उठाते हैं। भिवानी के नया बाजार स्थित भोजा देवी मंदिर बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। इस प्राचीन मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस मंदिर में माता की मूर्ति की नाक को बिधा गया है। ऐसी मूर्ति पूरे भारत में और कहीं नहीं है। बताया जाता है कि इस मंदिर की मूर्ति पूरे 9 दिन माता का स्वरूप दिखाती है और माता के चेहरे के भाव भी बदलते हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पहले नवरात्रि पर पहाड़ी माता मंदिर में पूजा अर्चना कर खुशहाली की कामना की। कृषि मंत्री ने बीते दिन भिवानी में महिला कॉलेज के सामने किसानों के नाम पर हुए विरोध प्रदर्शन की निंदा की। कृषि मंत्री ने कहा कि लोहारू हलके की जनता ने विधानसभा पहुंचाया है। पहाड़ी में जनता तय करेगी कि मैं हलके के भलाई के लिए हलके में आऊं या ना आऊं। प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों को अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से लेकर नवंबर के दूसरे हफ्ते तक शुरू कर दिया जाएगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इसकी जानकारी देते हुए गन्ना उत्पादकों को आश्वस्त किया है कि वो उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने देंगे।
वहीं बाजरे की खरीद पर सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों का 25% बाजरा खरीदेगी। इस खरीद में रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। बनवारी लाल ने कहा कि खरीद में किसानों को घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री से भी बात की जा चुकी है। यूपीएससी में 51वीं रैंक पाने वाली निशा ग्रेवाल को भिवानी में उनके पैतृक गांव बामला में भव्य स्वागत किया गया। बामला गांव के लोगों ने अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर निशा को सिर आंखों पर बिठाया और गांव की दूसरी बेटियों को प्रेरणा देने के लिए स्वागत जुलूस और सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस दौरान अपना ऐसा भव्य और अनूठा स्वागत और सम्मान पाकर निशा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। निशा ग्रेवाल ने कहा कि उनका गांव बेटा बेटी में भेदभाव न करने की मिसाल बनेगा। इस मौके पर निशा ने कहा कि वो हर जरूरतमंद बच्चे को हमेशा आगे बढ़ने में हर तरह का सहयोग करती रहेंगी। इस दौरान बामला गांव की स्कूली छात्रा निशा की उपलब्धि से काफी प्रभावित दिखी। देश में तेल की कीमतों में तेजी का सिलसिला नहीं थम रहा है। सरकारी तेल कंपनियों ने लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आज पेट्रोल की कीमत में 30 पैसे और डीजल की कीमत में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। इस इजाफे के बाद राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का भाव 103.54 रुपए और डीजल का भाव 92.12 रुपए हो गया है। स्थानीय करों के आधार पर राज्यों में पेट्रोल डीजल की कीमतें अलग अलग होती हैं। अक्टूबर में हफ्ते भर में हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। 24 सितंबर से अब तक डीजल की कीमतों में 3 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए हैं। वहीं एक दिन में कोरोना से 12 मरीज ठीक भी हुए। गुरुग्राम में कोरोना के 7 नए मरीजों की पहचान की गई है। फरीदाबाद, पंचकुला, करनाल और पलवल में एक एक नया मामला सामने आया है। वहीं प्रदेश के 16 जिलों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया है। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 100 एक्टिव केस मौजूद हैं और कोरोना से रिकवरी रेट 98। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने बाबैन अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने किसानों और आढ़तियों से बातचीत कर हालात का जायजा लिया। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि कई किसानों ने धान खरीद को लेकर समस्याएं बताई हैं, जिनका जल्द ही निपटारा किया जाएगा। नारायणगढ़ की सैनी धर्मशाला में समाज के लोगों ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी के पहुंचने की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में किसान विरोध करने पहुंचे। किसानों ने कहा कि जब तक कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाता, तब तक किसान इसी तरह से विरोध करते रहेंगे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी चढ़ाने को लेकर किसानों का विरोध और ज्यादा बढ़ गया। टक्कर लगने से किसान घायल हो गए। जो गाड़ी किसानों पर चढ़ी थी वो सांसद नायब सिंह सैनी के नाम पर है। फतेहाबाद में खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने महापंचायत की। महापंचायत के बाद किसान प्रदर्शन करते हुए डीसी दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने डीसी कार्यालय का घेराव भी किया। लघु सचिवालय में किसानों के प्रदर्शन के दौरान प्रशासन की ओर से किसानों से बातचीत करने आए एसडीएम को किसानों ने वापस लौटा दिया है। किसानों ने कहा कि वो सिर्फ डीसी से ही बात करेंगे। सोनीपत में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए कृषि विभाग ने कमर कस ली है। इसी को लेकर सैटेलाइट से फसल अवशेष जलने की घटनाओं पर नजर रखी जाएगी। वहीं फसल अवशेष में आग लगने की घटना के महज 30 मिनट के अंदर जमीन स्तर पर तैयार की गई टीमें घटना की रिपोर्ट करेंगी। वहीं आरोपी किसान के खिलाफ जुर्माना लगाने आदि की कार्रवाई भी की गई है। खरीफ सीजन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। फसल की कटाई का काम तेजी से किया जा रहा है। ऐसे में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं घटित ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। करनाल में कृषि विभाग ने फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में कमी आने का दावा किया है। वहीं फसल के अवशेष जलाने वाले 4 किसानों को कृषि विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किया गया है।
कृषि विभाग ने 23 गांवों को चिन्हित किया है जहां पर फसल अवशेष चलाने की 1 से 5 तक की घटनाएं हुई हैं। सरकार द्वारा पराली को लेकर किसानों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, जिसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिल रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है कि किसान पहले के मुकाबले जागरूक तो हुआ है, लेकिन अभी धान की फसल ज्यादा कटी नहीं है, इसलिए अभी तक कम मामले सामने आए हैं। अंबाला के गांव बहबलपुर में कृषि विभाग की ओर से खेत खुशहाली मेला आयोजित किया गया, जिसमें अंबाला के उपायुक्त विक्रम सिंह और एसडीएम हितेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मेले में किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने और फसल अवशेष न जलाने के लिए जागरूक किया गया। मेले में कृषि विभाग की ओर से सब्सिडी पर दिए जा रहे आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। अधिकारियों का कहना है कि अंबाला में अभी तक फसल अवशेष जलाने का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके बारे में किसानों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं किसान मेले में आकर काफी खुश और संतुष्ट नजर आए। पलवल में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूकता वैन चलाई गई। जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने इन वैनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर अतिरिक्त कृषि निदेशक आरएस सोलंकी, उप कृषि निदेशक महावीर सिंह और कुलदीप सिंह तेवतिया भी मौजूद रहे। एक अवैध अतिक्रमण को लेकर अंबाला के पूर्व मेयर और निगम के एमआई निगम में भिड़ गए और देखते ही देखते दोनों में हाथापाई करने लगे। वहीं पूर्व मेयर की शिकायत पर अंबाला में एमआई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मेयर का आरोप है कि एमआई ने उन्हें जाति सूचक शब्द कहे हैं। तो शाम के डाडम पहाड़ में बाबा मुंगिप्पा के मंदिर को ब्लास्ट करके तोड़ने का लेकर माइंस टीम के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। गांव वालों ने गोवर्धन माइंस के ऊपर मंदिर में तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मंदिर में सभी ग्रामवासी पूजा अर्चना करते हैं और बाबा मुंगिप्पा को अपना कुल देवता मानते हैं। यमुनानगर के कई रिहायशी इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर अवैध कमर्शियल भवन निर्माण पर नगर निगम अब सख्त हो गया है। नगर निगम ने ऐसी जगहों को चिन्हित कर भवन निर्माण करने वालों को नोटिस जारी कर दिए हैं। नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर विनोद नेहरा ने कहा कि नगर निगम की तरफ से एक टीम गठित की गई है जो शहर के विभिन्न जगहों का दौरा भी करती रहती है, जिसमें एटीपी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर और दूसरे कर्मचारी शामिल हैं। भवन निर्माण के नियम कानून के अनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है। जिस तरह से रिहायशी इलाकों में कमर्शियल भवन निर्माण की जो शिकायतें मिली थी उस पर एक्शन लेते हुए सभी को नोटिस दे दिया गया है। सभी को पर्सनल हियरिंग का समय भी देंगे। सोहना के मोहम्मदपुर गुर्जर गांव में एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों पर रात के समय घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया है। इस मामले में एसी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पानीपत एसटीएफ पुलिस ने आईआईटी और अन्य सरकारी ऑनलाइन परीक्षाओं में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैक कर परीक्षा पास करवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। टीम ने इस गिरोह के 6 सदस्यों को काबू किया है। पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बताया कि सोनीपत राजस्थान क्षेत्र के कई लोग ऑनलाइन परीक्षाओं के दौरान कंप्यूटर को हैक करके परीक्षार्थियों को पास करवाने का काम कर रहे थे। फतेहाबाद में देर रात गांव खालसा पठाना में पूर्व सरपंच प्रतिनिधि के भाई और शराब के ठेकेदार की गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावर बाइक पर सवार थे। बदमाशों ने मृतक पंकज को गाड़ी से उतारकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। मृतक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस के द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि शराब ठेकेदारी की रंजिश के चलते उसकी
हत्या की गई है। वीरवार सुबह रोहतक जिले के गांव शिमली रोड पर एक व्यक्ति का शव कार में खून से लथपथ पड़ा हुआ मिला। ग्रामीणों ने जब शव को देखा तो गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। यमुनानगर में बुधवार को ब्लाइंड मर्डर का मामला सामने आया है। अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहे मेडिकल स्टोर के मालिक मोहम्मद यूनिस का गर्दन कटा शव उसी की कार में मिला है। बताया जा रहा है कि यूनिस मूल रूप से यूपी के बरेली का रहने वाला था। पिछले लंबे समय से यमुनानगर के बारडी माजरा इलाके में मेडिकल की दुकान में काम कर रहा था और थर्मल कॉलोनी में अपने भाई आलिम के घर पर रहता था। प्रदेश में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। यमुनानगर के चौधरी कॉलोनी में एक चोर ने 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल पहले चोर ने परिवार वालों पर स्प्रे डाला और फिर हाथ साफ कर लिए। लोगों का कहना है कि घर में चल रहे कूलर पर स्प्रे मारा गया है ताकि वो नींद से उठ न सके। पूरी घटना पास में लगी ही सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं इस मामले में रामपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज संदीप सिंह ने बताया कि चौधरी कॉलोनी के संजय नाम के एक व्यक्ति ने उनको शिकायत दी है कि उनके मकान में चोरी हो गई है। सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच पुलिस कर रही है। इंद्री पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रंदोली निवासी विक्की और 34 ग्राम सुल्फा के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सुल्फा की कीमत लगभग 4,000 रुपए बताई जा रही है। थाना प्रभारी सचिन कुमार ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नशे का कारोबार करता है, जिसको लेकर टीम का गठन किया गया है और व्यक्ति को गांव रंदोली के बाहर फिरनी से दबोचा गया। इंद्री में शहीद उधम सिंह चौक पर लगी शहीद उधम सिंह की प्रतिमा को खंडित करने का मामला सामने आया है। प्रतिमा खंडित करने की घटना से लोगों में गुस्सा देखने को मिला। मूर्ति खंडित करते व्यक्ति को लोगों ने देख लिया और मौके पर हंगामा खड़ा कर दिया। इस दौरान काफी देर तक हंगामा होता रहा। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और पकड़े गए आरोपी व्यक्ति को हिरासत में लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीरवार को एम्स ऋषिकेश से 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स के तहत स्थापित 35 प्रेशर स्विंग ऑक्सीजन प्लांट ट्रस्ट को समर्पित किए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि इस बार टोक्यो ओलंपिक में देवभूमि ने अपना झंडा गाड़ दिया है। इसके लिए आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। उत्तराखंड की दिव्या धरा ने मुझ जैसे अनेक लोगों की जीवन धारा को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पीएम ने कहा कि इस भूमि से मेरा नाता मरम का भी है, करम का भी है, सत्व का भी है, तत्व का भी है। आज के दिन 20 साल पहले मुझे जनता ने सेवा का मौका दिया था। अंशु मलिक ने विश्व चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने जूनियर यूरोपीय चैंपियन सोलामिया विंग को हराया। 19 साल की अंशु ने शुरू से ही सेमीफाइनल में दबदबा बनाए रखा और तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर जीत करके फाइनल में पहुंच गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने वीरवार को आईपीएल 2021 के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को करारी शिकस्त दी है। कोलकाता ने यह मुकाबला 86 रनों से जीता और राजस्थान की टीम को सिर्फ 85 रनों पर ऑल आउट कर दिया। कोलकाता की ओर से शिवम मावी ने 4 विकेट झटके। वहीं राजस्थान की ओर से अंत में राहुल तेवतिया ने कुछ सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उसमें ज्यादा सफल नहीं हो पाए। पंजाब किंग्स ने वीरवार को चेन्नई सुपर किंग्स को एक लो स्कोरिंग मैच में करारी शिकस्त दी है। चेन्नई सुपर किंग्स में ये लगातार तीसरी हार है। पंजाब के कप्तान केएल राहुल ही रहे हैं जिन्होंने अंत तक नाबाद 98 रनों की पारी खेली है।